हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर ER 2020 के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इसके पहले हमने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके नोट्स जो हैं आपको हमारी वेबसाइट notescard.com पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक डिस्कशन के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पढ़ना है हमें फार्मास्यूटिकल एड, जिसमें ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स यानी कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट के बारे में पढ़ना होगा। और इसके अलावा प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ना है, जिसका डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जाम्पल और उसका यूजेज पढ़ना है। तो ये तो हो गया टॉपिक डिस्कशन के बारे में, यानी कि इतने टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर मेनली बेस्ड ऑन द सेंसरी ऑर्गन। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर इन्वॉल्व्स द कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फ्लेवर etc। यानी कि ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम अपनी सेंसरी ऑर्गन द्वारा उसको फील कर सकते हैं, यानी आई के द्वारा, नाकों के द्वारा, उसके बाद टंग के द्वारा। इससे हम क्या करते हैं? उसको फील करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है? कलर। कलर आप आंखों से देखते हैं, तो इस प्रकार से वो क्या है? ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया और फ्लेवर हो गया। ये जितने भी हैं आपके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है? The substances which are essentially used in manufacturing or compounding of various pharmaceutical dosage form is called as pharmaceutical aid। Pharmaceutical aid ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अपना एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी ड्रग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें फार्मास्यूटिकल एड का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए। कैसे इसका रोल होता है, इसको हम आगे आप लोगों को बताएंगे। इट हेल्प्स इन मास्किंग द अनप्लीजेंट ऑर्डर, टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ एनी डोजेज फॉर्म एंड मेड टू मोर एलिगेंट ड्यूरिंग द डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये क्या करता है? फार्मास्यूटिकल एड क्या करता है? किसी भी ड्रग का अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट फ्लेवर, ठीक है, उसको क्या कर देता है? मास्किंग कर देता है। यानी उसको क्या कर देता है? हटा देता है, उस चीज को हटा देता है। और फार्मास्यूटिकल एड मिलाने से क्या होता है? वो में मोर एलिगेंट हो जाता है। वो डोजेज फॉर्म जो बन रहा है वो मोर एलिगेंट हो जाता है। एलिगेंट का मतलब होता है अच्छा हो जाता है, अच्छा लगने वाला, हमें अच्छा लगने वाला, मनोहर। यानी कि जो अगर कलरिंग एजेंट है तो हमें लुभाने वाला, उसे क्या बोलते हैं? एलिगेंट बोलते हैं। अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी अभी आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए एलिगेंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो अच्छा लगे हमें। तो फार्मास्यूटिकल एड इसीलिए मिलाया जाता है कि जो भी हम डोजेज फॉर्म बना रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो? अच्छा हो। ऐसे अगर मान लीजिए किसी को ड्रग दे दी जाए तो बहुत ही ज्यादा तीखा होती है। अब उसमें क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एड मिलाया जाता है। अब फार्मास्यूटिकल एड मिलाने से वो जो ड्रग होती है, जिस टाइप का फार्मास्यूटिकल एड मिला है, हमने अगर फ्लेवरिंग एजेंट अच्छा मिलाया है तो उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। स्वीटनिंग एजेंट यानी कि स्वीट अगर हमने मिला दिया उसमें तो स्वीटनिंग यानी स्वीट लगेगा वो। इसके अलावा टेस्ट जो भी है तो उसे क्या बोलते हैं? हम फार्मास्यूटिकल एड बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। फार्मास्यूटिकल एड आर एक्सिपिएंट सो नो आर लिटिल फार्मास्यूटिकल इफेक्ट बट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मॉडिफाइंग द ड्रग डोजेज फॉर्म टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन, सॉल्यूशन etc। फार्मास्यूटिकल एड उसको बोल सकते हैं या एक्सिपिएंट बोलते हैं। इनका रोल क्या होता है? एक्सिपिएंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी हमारी ड्रग होती है वो यानी कि एपीआई और एक्सिपिएंट से मिलकर बनी होती है। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमें क्या देता है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और एक्सिपिएंट क्या होता है? वो क्या होते हैं? हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। समझ लीजिए एक तरह से हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, हालांकि उनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसको मिलाया जाता है हमारी सुविधा के लिए। उसे क्या बोलते हैं? हम एक्सिपिएंट बोलते हैं या
फार्मास्यूटिकल एड बोलते हैं। एड्स का मतलब ये होता है हेल्प करना, ठीक है, तो हेल्पिंग सब्सटेंस होते हैं। तो ये क्या करता है, जब हम एक्सिपिएंट या फार्मास्यूटिकल एड्स को मिला देते हैं तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन सोल्यूशन जो भी हमारा होता है वो क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, यानी कि एलिगेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स कंटेन कलरिंग एजेंट। फार्मास्यूटिकल एड में क्या ऐड कर सकते हैं हम, कलरिंग एजेंट्स हो सकता है, स्वीटनिंग एजेंट्स हो सकते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो सकते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स, डाइल्यूएंट्स और लुब्रिकेंट्स भी मिला सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं। ठीक है, यहां पे हमने इतने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ऐड होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ऐड, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो भी फार्मास्यूटिकल ऐड हम मिला रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम नंबर वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला है, इट हेल्प्स इन मास्किंग द अनप्लीजेंट ऑर्डर, टेस्ट एंड कलर etc, यानी कि फार्मास्यूटिकल ऐड जो भी अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है उसको क्या कर देता है, मास्क कर देता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है उसको मास्क कर देगा, अनप्लीजेंट कलर होगा उसको भी मास्क कर देगा। इट इंश्योर द सेफ एफिशिएंसी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड कन्वीनियंट मैनर ऑफ ड्रग डिलीवरी। ठीक है, ये इंश्योर करता है, जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल ऐड होता है वो किसी भी ड्रग की सेफ्टी को इंश्योर करता है कि ये जो ड्रग है वो लंबे समय तक चलेगी, यानी उसकी सेफ्टी को क्या करता है, इंश्योर करता है। ठीक है, इफिशियंसी, उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने का काम करता है, वो अपनी एफिशिएंसी को, कोई भी ड्रग हो अपनी एफिशिएंसी को जल्दी लूज ना करे, उस चीज को बनाए रखने का काम कौन करता है, फार्मास्यूटिकल ऐड। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पुनः ड्रग को बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी हमने फार्मास्यूटिकल ऐड का यूज किया और उससे हमने ड्रग को बनाया, अब ऐसा नहीं है कि उसी चीज को मिला के फिर दोबारा हम ड्रग को न बना लें, ऐसा नहीं होता है, यानी कि उस चीज को हम मिला के पुनः दोबारा उस ड्रग को बना लें, उसी को बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कि एक के बाद दूसरा हम फिर बना लें या पुनः उसको प्राप्त कर लें, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिप्रोड्यूसिबल। एंड कन्वेनियंट मैनर ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कन्वेनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, मैनर ड्रग डिलीवरी, यानी कोई भी ड्रग की डिलीवरी करनी है या ड्रग को कहीं पहुंचाना है तो उसमें भी फार्मास्यूटिकल ऐड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, फार्मास्यूटिकल एड्स इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग। ड्रग की क्या होती है, सेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, ड्रग कितनी समय, लंबे समय तक अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ लाइफ बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी ड्रग खरीदने जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा, मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन की रही होती है। क्या होता है, बेसिकली वही उसकी क्या होती है, सेल्फ लाइफ होती है, यानी कि एपीआई जो भी इसमें मिला हुआ है वो इतने साल तक सही रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट वही होती है। तो वो क्या करता है, अगर फार्मास्यूटिकल एड्स को मिला देते हैं तो वो चीजें जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है थोड़ी। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे इट प्रोटेक्ट्स द केमिकल चेंजेस एंड माइक्रोबियल एक्शन ऑफ द मेन एपीआई, दे इंक्लूड एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि फार्मास्यूटिकल ऐड के अंतर्गत एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी आते हैं और एंटीऑक्सीडेंट आते हैं। तो अब ये क्या किया जाता है, इसको हम एपीआई के साथ मिला देते हैं। एपीआई का मतलब अभी बताया हमने, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है, उसके साथ मिला दिया जाता है। अगर आप उसको उसके साथ मिला देंगे एपीआई के साथ तो उसका जो माइक्रोबियल एक्शन होना होगा वो नहीं हो पाएगा, कोई भी माइक्रोब उसको खराब करने वाला होगा वो नहीं खराब कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वी डिजाइन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शेप, साइज ऑफ द डोजेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल ऐड मिलाने से ही हम डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, लोजेंस जो भी बनाना होता है, जो भी डोजेज फॉर्म बनाना होता है वो फार्मास्यूटिकल एड्स की सहायता से ही हम बना पाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इट इज ओवरकम द पेशेंट इनकन्वीनियंस एंड हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग टू डिजाइन अट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म, यानी कि पेशेंट की इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। पेशेंट की असुविधा क्या है, यानी कि कलर से भी बहुत लोग क्या होते हैं, पहचानते हैं अपनी अपनी दवाओं को। जैसे मान लीजिए कोई मतलब एजेड पर्सन है तो अपनी दवा को कैसे पहचानता है, मेनली वो कलर के द्वारा पहचानता है। अब एजेड है, पढ़ तो नहीं पाएगा, मुश्किल होगी पढ़ने में, इसलिए वो क्या करते हैं, कलर से वो लोग पहचानते हैं। तो ऐसे इनकन्वीनियंस को दूर किया जाता है। टेस्ट ऑर्डर, ठीक है, किसी पेशेंट को मान लीजिए
जो बीटा टेस्ट है वो तो बीटा टेस्ट तो सभी को नहीं पसंद होता है, और इसीलिए क्या होता है उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यानी कि पेशेंट की असुविधाओं को दूर करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल एड का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, और उसका और जो भी डोजेज फॉर्म होता है उसको डिजाइन किया जाता है, अट्रैक्टिव बनाया जाता है। मान लीजिए अट्रैक्टिव बनाया जाता है, कोई पेशेंट आए उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल एड। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल, किसी भी फार्मास्यूटिकल एड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। इट डज नॉट चेंज केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। अगर कोई भी हम फार्मास्यूटिकल एड मिला रहे हैं तो वो जो हमारा ड्रग है उसके केमिकल नेचर को कुछ भी ना चेंज करे। अगर मान लीजिए हम सर दर्द की दवा खा रहे हैं या बॉडी यानी कोई भी पेन किलर ले रहे हैं तो पेन किलर का ही काम करे, ठीक है, वो लग्जेक्टिव की तरह काम नहीं करे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो वो पेन किलर, कोई अगर ड्रग ले रहे हैं तो पेन किलर की तरह ही काम करे। कोई भी अगर एक्स्ट्रा फार्मास्यूटिकल एड मिला रहे हैं तो वो उसकी तरह काम ना करे। ये होता है उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इट डज नॉट कॉज एनी टॉक्सिक इफेक्ट। कोई भी फार्मास्यूटिकल एड टॉक्सिक इफेक्ट कॉज ना करे, ठीक है, टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में ना कॉज करे। मास्किंग द अनप्लीजेंट कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। ये तो सभी लोग जानते हैं, यानी कि अनप्लीजेंट ऑर्डर, टेस्ट और कलर को मास्क करें। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन इट डज नॉट कॉज एनी एलर्जिक रिएक्शन। जब भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर करें तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन कॉज ना होए, वो ऐसे इस प्रकार का हमारा फार्मास्यूटिकल एड होना चाहिए। नेक्स्ट, ओवरकम्स द पेशेंट इनकन्वीनियंस, यानी कि जो भी पेशेंट के लिए असुविधा है उसको क्या करे, वो कम करे। फार्मास्यूटिकल एड इसलिए मिलाया जाता है जनरली कि पेशेंट की असुविधाओं को दूर किया जा सके। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट द माइक्रोबियल एक्टिविटी और कंटेमिनेशन इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ को बचाने के लिए या किसी भी कंटेमिनेशन को रोकने के लिए भी फार्मास्यूटिकल एड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इट इंप्रूव्स द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ होती है उसको बढ़ाने के लिए भी फार्मास्यूटिकल एड का उपयोग किया जाता है। इट वर्क्स ऑन लो कंसंट्रेशन, और कोई भी फार्मास्यूटिकल एड हो वो लो कंसंट्रेशन में ही अपना जो भी इफेक्ट दिखाना है वो दिखा दे। इस टाइप का हमारा फार्मास्यूटिकल एड होना चाहिए। नेक्स्ट, चीप एंड इजिली अवेलेबल, सस्ता हो और इजिली अवेलेबल हो जाए, इस टाइप का फार्मास्यूटिकल एड होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल एड में। आगे हम कुछ आप लोगों को जब क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आप इसको लिखेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा, लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि इसको उस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर ज्यादा नंबर्स का आ गया तो, यानी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ गए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में अभी मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। Colorants or coloring agents are mainly used to improve the distinctive appearance of pharmaceutical dosage form, which are help in the identification during manufacturing and increase the patient acceptance toward the pharmaceutical dosage form. Colorants या कलरिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट कि जो एक्सेप्टेंस है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं अब इसको समझते हैं। कैसे वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में कैसे, डिफरेंट ड्रग होती है उनका डिफरेंट कलर दिया जाता है, जिससे क्या होता है पर्टिकुलर किसी ड्रग को पहचाना जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली बहुत सारी एंटीट्यूसिव या किसी भी खांसी की दवा आप लोगों ने देखा होगा जनरली कैसी होती है, या तो बहुत सारी दवा होती है जो हरे कलर की आती है, हरे रंग में आती है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। कई दवाएं होती हैं जो कि ऑरेंज कलर में आती है, तो बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं ऑरेंज कलर वाले सिरप की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। बहुत सारे ब्लू कलर का भी सिरप आते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये क्या होता है, मेनली कलरिंग एजेंट को इसलिए मिलाया जाता है कि उससे हम पहचान सकें कि वो किस टाइप की ड्रग है। अभी आप लोग अभी ज्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए कि खांसी का सिरप, तो सबके माइंड में चलेगा ग्रीन कलर का होता है, वही खांसी का सिरप होता है। जनरली ग्रीन ऑरेंज कलर के जो सिरप आते हैं वो खांसी के सिरप होते हैं। आप उसको डायरेक्टली बता सकते हैं, इस टाइप के आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट डोजेज फॉर्म, अब जैसे मान लीजिए कि
ग्लूकोन डी, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोन डी का। आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोन डी का एग्जांपल, ऑरेंज फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर ले लीजिए और एक ले लीजिए आप लेमन फ्लेवर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप ग्लूकोन डी बना, एक 2 ग्लास लीजिए, एक में ग्लूकोन डी का ऑरेंज फ्लेवर का 1 चम्मच डालिए और एक में लेमन फ्लेवर का 1 चम्मच डालिए। अगर आप देखेंगे तो दोनों को आप इजीली बता देंगे कि कौन सा ऑरेंज फ्लेवर है और कौन सा लेमन फ्लेवर है। तो इस टाइप से आइडेंटिफिकेशन में भी कलरिंग एजेंट हेल्प करता है। इसके अलावा पेशेंट की एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ, जो अच्छा कलर आपको लगता है, जो भी कलर आपका पसंदीदा कलर होगा आप उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगर आपको ब्लू कलर का कपड़ा पहनना पसंद है तो आप ब्लू कलर ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है, पिंक कलर, तो पिंक कलर का ज्यादा ड्रेस पसंद करती हैं वो। तो इस टाइप की सबकी अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग होता है, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। कलरिंग एजेंट उनकी चॉइसेस को बढ़ा देता है, यही होता है कलरिंग एजेंट। इन पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक कलरिंग एजेंट प्ले अ मेजर रोल एंड अट्रैक्ट द कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग द एस्थेटिक अपीयरेंस टू डोजेज फॉर्म। अब देखिए कलरिंग एजेंट जो होता है पेडियाट्रिक और जेरियाट्रिक जो डोजेज फॉर्म होते हैं, पेडियाट्रिक मतलब बच्चों के लिए और जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है बुढ़ापे के लिए। नहीं, बच्चे पढ़ तो नहीं पाएंगे किसी भी डोजेज फॉर्म को, और ऐसे ही बुढ़ापे में जो लोग होते हैं वो भी जनरली पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं, बस उसके कलर को देख के अपनी दवा का आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये दवा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा जनरली फ्रूटी यानी कि माजा का जो आता है बॉटल आता है, उसमें क्या वो पीले कलर का होता है। फ्रूटी या माजा जो भी है उसमें क्या आता है, पीले कलर का वो होता है। अब किसी बच्चे को हमें दवा पिलानी है, ठीक है, कोई दवा हमने खरीद के लाई, अब बच्चा जल्दी नहीं पिएगा उसको, ठीक है। अगर उससे पता चल जाएगा कि ये ड्रग है तो वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप क्या कहते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि देखो ये माजा है, माजा का वो है सिरप है, इसको तुम पियोगे सही हो जाओगे। तो अगर आप पीले कलर का वो सिरप है तो इजिली पी लेगा उस सिरप को और वो ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप के होते हैं कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट का मेनली काम यही होता है कि पेशेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करना, ठीक है। अगर नॉर्मली हम बात करें, अब इसका देखिए कलरिंग एजेंट का आगे मैं बताता हूं आपको यूजेज में इसके कैसे यूजेज होते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कलरिंग एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सिंथेटिक ओरिजिन, इसका एग्जांपल है टार्ट्राजीन, एजीरूबिन, ब्रिलियंट ब्लू, एरिथ्रोसिन। ये जितने भी एग्जांपल है सिंथेटिक कलरिंग एजेंट के एग्जांपल हैं। नेचुरल के एनिमल सोर्स में आता है कार्मीन, टायरियन, पर्पल। ये क्या है, नेचुरल सोर्स के एनिमल का कलरिंग एजेंट होता है। प्लांट के अंतर्गत एनाटो, कैरेमल और लाइकोपीन, ये भी कलरिंग एजेंट होते हैं। मिनरल्स के द्वारा कौन कौन कलरिंग एजेंट प्राप्त होते हैं, तो मेलेचाइट, सिनाबार, एरेगोनाइट, ये क्या होते हैं, ये कलरिंग एजेंट होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर सॉल्युबिलिटी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन सा कलरिंग एजेंट कितना सॉल्युबल होगा किसी भी सॉल्वेंट में, उसके हिसाब से हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कलरेंट डाई जो कि सॉल्युबल होता है हमारे मीडियम में। किसी मीडियम में जब हम बना रहे हैं तो उसमें कलरेंट डाई क्या होती है, इजिली सॉल्युबल होती है, लेकिन जो पिगमेंट होता है वो इनसॉल्युबल होता है मीडियम में, ठीक है। तो कलरेंट डाई का एग्जांपल है इंडिगो कार्मीन, ब्रिलियंट ब्लू और कैरेमल, ठीक है। नेक्स्ट पिगमेंट की अगर बात करें, कैडमियम पिगमेंट, क्रोमियम पिगमेंट, कोबाल्ट पिगमेंट, ये जो भी होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। यूजेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ द कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट प्रोवाइड द सुटेबल कलर टू फॉर्मुलेशन एंड हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अभी पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। इंक्रीज द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस को भी बढ़ा देता है कौन, कलरिंग एजेंट। चलिए सीधा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए कलरिंग एजेंट का हमारी मेंटलिटी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज दैट आप लोग जनरली सभी लोग दाल खाते हैं, दाल, सोचिए अगर दाल बिना जैसे मान लीजिए नेचुरल में प्लांट सोर्स है, कलरिंग एजेंट में क्या आ सकता है, यहाँ पे टर्मरिक भी आ सकती है क्योंकि वो भी एक कलर प्रोवाइड कराती है, तो वो भी कलरिंग एजेंट में आप लिख सकते हैं प्लांट से। यहाँ पे कलरिंग एजेंट में टर्मरिक भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी एक कलरिंग एजेंट ही होती है। तो
दाल खाते हैं, दाल में टर्मरिक मिलाया जाता है। सोचिए अगर टर्मरिक ना मिलाया जाए तो कैसी दाल लगेगी। ठीक है, एक बार आप लोग सोचिएगा कैसी लगेगी, या खाने की कोशिश कीजिएगा कैसी लगती है। कैसी लगेगी? ऐसी ही लगेगी, नमक तो होगा ही, खा लेंगे आप इजिली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ कलरिंग एजेंट वो दाल आपको अच्छी थोड़ी भी नहीं लगेगी। और उस पर मेंटलिटी फैक्टर कैसे काम करेगा देखिएगा। आप रेगुलर दाल में हल्दी मिक्स दाल खाते हैं, अब आपको ऐसे दे दिया जाएगा तो वो दाल कैसे दिखेगी? थोड़ी थोड़ी वाइटिस दिखेगी। वो अगर थोड़ी थोड़ी वाइटिस दिखेगी तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जो भी हार्मोनल सब्सटेंस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो जल्दी सिक्रीट नहीं होंगे। अब वो जल्दी सिक्रीट नहीं होंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये होता है मेंटलिटी फैक्टर। जैसे ये कलरिंग एजेंट का हो गया मेंटलिटी फैक्टर, ये एज एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। आप लोग इसे कोशिश कीजिएगा अपने अंदर इसको समझने की, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें हो गया कलरिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट कैसे इसका काम क्या होता है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में, और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम जानते हैं। Flavorants or flavoring agent are mainly used for masking the unpleasant or unacceptable odor from formulation and provide the more pleasant taste or flavor. Flavoring agent वो एजेंट होते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर और अनप्लीजेंट ऑर्डर को क्या करते हैं, मास्क करते हैं, और प्लीजेंट टेस्ट यानी कि जो हमें अच्छा लगे वो इस प्रकार का टेस्ट और फ्लेवर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देयर आर 4 बेसिक टेस्ट सेंसेशन आर साल्टी, स्वीट, बीटर एंड सोर। ये 4 टाइप्स के जो होते हैं मेनली ये क्या है, फ्लेवर्स होते हैं। बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं साल्टी, स्वीट, बीटर एंड सॉर। ठीक, फ्लेवरिंग एजेंट्स आर मोर सेंसिटिव अगेंस्ट द हीट, थर्मोलेवाइल नेचर, यानी कि जो भी फ्लेवरिंग एजेंट हमारा होता है बहुत ही ज्यादा थर्मोलेवाइल होता है, यानी कि हीट के संपर्क में आते ही वो रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, इट कैन नॉट बी एडेड प्रायर टू एन ऑपरेटिंग इन्वॉल्विंग द हीट, यानी कि हीट के द्वारा कुछ अगर बनाया जा रहा है तो उस समय फ्लेवरिंग एजेंट को नहीं डाला जाता है। याद रखिएगा आप लोग कि कभी भी कोई प्रोसीजर हो रहा है अगर हीट से रिलेटेड है तो उस समय फ्लेवरिंग एजेंट को नहीं मिलाया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट कब मिलाया जाता है, लास्ट में जब आपका मिक्सचर बन जाता है तो उसके बाद आप लोग उसको मिलाते हैं। इन मार्केट मेनी कोटिंग टैबलेट्स आर प्रेजेंट फॉर मास्किंग द फ्लेवर। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे कोटेड टैबलेट आ रहे हैं जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं। तो ये क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। और डिफरेंट कोटेड के टैबलेट्स आते हैं तो कलरिंग एजेंट की तरह भी होते हैं। बहुत सारे कलर के टैबलेट्स, कैप्सूल आ रहे हैं, यानी कि उसमें कलरिंग एजेंट भी होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट। सिट्रस फ्रूट में कौन कौन सा होता है, लेमन, ऑरेंज, ये हो गया क्या, फ्लेवरिंग एजेंट। नेक्स्ट स्पाइस, सिनामन, पिपरमिंट, जिंजर, ऑनियन, फ्रूट में आता है एप्पल, बनाना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई, फ्लेवरिंग एजेंट हो गई। नेक्स्ट सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट में आता है बेंजल्डिहाइड, सिनामिक एल्डिहाइड, काउरमिन और इथाइल मिथाइल कीटोन। ये क्या हो गए, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए। ठीक है, तो यहां तक क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। Masking the unpleasant taste or flavor and provide the suitable flavor during the preparation of the formulation, tablet, capsule and syrup। यानी कि क्या करता है ये अनप्लीजेंट टेस्ट या फ्लेवर को क्या कर देता है, मास्किंग कर देता है, यानी मास्क कर देता है। और उसके बाद जो भी हमें अच्छा लगता है, जिस टाइप का हमें फ्लेवर पसंद होता है, उस टाइप के हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को डिजाइन करने में हेल्प करता है। जैसे टेबलेट भी अलग अलग टाइप्स के अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं, कैप्सूल, सिरप भी हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इनो का पैकेट क्या होता है, इनो, लेमन फ्लेवर्स, कोला फ्लेवर, जीरा फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है। अब जिसको जिस टाइप का फ्लेवर पसंद होता है या जिसको जिस टाइप का फ्लेवर अच्छा लगता है वो उसी टाइप का फ्लेवर लेता है। ठीक है, ये होता है फ्लेवरिंग एजेंट। इंक्रीज द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, ये भी कंज्यूमर के एक्सेप्टेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर मान लीजिए आपको लेमन फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा लगा था तो आप लेमन फ्लेवर ही लेंगे, जीरा फ्लेवर तो लेंगे नहीं। अगर आपको कोला फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो आप कोला फ्लेवर चॉइस करेंगे। तो इस टाइप से होता है फ्लेवरिंग एजेंट। ड्यू टू फ्लेवरिंग एजेंट टेस्ट बड आर एक्टिव रैपिडली एंड सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हेल्प द डाइजेशन। अब देखिए इसका भी मेंटलिटी फैक्टर कैसे काम करता है, फ्लेवरिंग एजेंट भी मेंटलिटी फैक्टर पे ही काम करता है। जैसे आज
पहले तो आपने दाल बनाया बिना हल्दी के खा गए, चलिए अब दाल बनाइए बिना नमक का, क्या होगा देखते हैं क्या होगा। तो आपने इस बार क्या किया, दाल बनाया, हल्दी तो डाल दी लेकिन नमक भूल गए, नमक भूल गए। उस बार तो किसी तरह से आपने खा लिया था, लेकिन इस बार आप कत्ते नहीं खा पाएंगे। अगर नमक नहीं होगा तो आप कैसे खाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अगर नमक नहीं आएगा, टेस्ट बर्ड आपके एक्टिव ही नहीं होंगे। अगर टेस्ट बर्ड एक्टिव नहीं हुए तो जो भी हार्मोनल या डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होना है वो प्रॉपर सिक्रीट ही नहीं होगा, और सिक्रीट होगा नहीं तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका ऑलरेडी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस टाइप से मेंटलिटी फैक्टर भी वर्क करता है फ्लेवरिंग एजेंट का। तो आप चाहें तो यूजेज में या अलग पॉइंट से, अगर आपको ज्यादा पॉइंट में लिखना है तो इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं, मेंटलिटी फैक्टर ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट ऑन आवर बॉडी, ठीक है, या आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से आप लिख सकते हैं मेंटलिटी फैक्टर ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इस टाइप से आप लिख देंगे उसको। अब थर्मोलेवाइल होता है, आप लोगों ने देखा होगा जनरली कोई भी अगर सब्जी बनती है या दाल वगैरह या कुछ भी बनता है तो उसमें धनिए का पत्ता, आप लोगों ने देखा होगा धनिया, धनिया कब डाला जाता है, सबसे आखिरी में, वो भी हीट जब एकदम कम हो जाती है या हीट बंद हो जाती है तभी धनिया को डाला जाता है, जिससे क्या आता है, उसका फ्लेवर आता है। अगर आप शुरू में ही धनिया डाल दें तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा। आप लोग कभी भी ट्राई करके देखिएगा, जो खाना बनाते होंगे वो तो जानते ही होंगे कि धनिया हमेशा लास्ट में ही डालना चाहिए, जब एकदम लास्ट प्रोडक्ट हमारा बन जाए तब डाला जाता है धनिया फ्लेवर के लिए, ठीक है। तो ये हो गए उसका फ्लेवरिंग एजेंट का एग्जांपल और फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं हम स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट नाम से ही पता चलता है, स्वीट यानी कि मीठा टेस्ट के लिए, मीठा टेस्ट के लिए जो भी एजेंट का यूज किया जाए उसे क्या बोलते हैं, स्वीटनिंग एजेंट बोलेंगे। Sweetening agent or sweeteners are mainly used for masking the undesirable or bitter taste of any drugs formulation and increase the patient acceptance toward the pharmaceutical dosage form. Sweetening agent ऐसे एजेंट होते हैं जो बीटर टेस्ट को क्या करते हैं, मास्क कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है बीटर टेस्ट के, सॉर टेस्ट किसी को पसंद नहीं है तो उसको मास्किंग के लिए भी स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। साल्टी नहीं किसी को पसंद है तो उसको भी मास्किंग करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट का यूज किया जा सकता है, वो आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है। इन पेडियाट्रिक डोजेज फॉर्म इट इज वाइडली यूज्ड बिकॉज चिल्ड्रन प्रेफर्स मोर द स्वीटनिंग ड्रग्स। यानी कि जब भी पेडियाट्रिक ड्रग बनाया जाता है तो उसमें क्या रखा जाता है, स्वीटनिंग एजेंट को ज्यादा रखा जाता है। सिर्फ सिंपल सिरप आप लोग जानते ही होंगे, तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट का ज्यादा यूज किया जाता है और बच्चे भी स्वीट को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये हो गया स्वीटनिंग एजेंट। इन होम्योपैथिक मेडिकेशन स्मॉल शुगर पिल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द ड्रग डिलीवरी। रिसेंटली इट इज वाइडली यूज्ड इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन आल्सो। आप लोगों ने देखा होगा एलोपैथिक में तो मेडिसिन में स्वीटनिंग एजेंट यानी सिरप वगैरह जो भी बनते हैं वो क्या आते हैं, स्वीटनिंग एजेंट मिक्सअप होते हैं। अभी आप लोगों ने देखते होंगे होम्योपैथिक दवा में, होम्योपैथिक दवा क्या होती है, बेसिकली आप लोग जब होम्योपैथिक दवा लेने जाते होंगे तो पहले क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं कि पहले आपको छोटी छोटी जो मीठी गोली, उसको क्या बोलते हैं, मीठी गोली होती है, उसको क्या कर देंगे, एक पहले डब्बे में पैक करेंगे, उसके बाद उस पे जो वाटरी फ्लूइड डाला जाता है, यानी वही होता है केमिकल सब्सटेंस, जो कि वही होता है मेनली एपीआई, उसी को बोलते हैं एपीआई। और ये जो शुगर हो गया, शुगर पिल्स हो गया, ये एक तरह से एक्सिपिएंट का काम करेगा, ठीक है। ये ड्रग की किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा, लेकिन ड्रग के एक्सेप्टेंस को बढ़ा देगा, ड्रग के अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देगा। बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा पसंद आती है। क्यों पसंद आती है, आप लोगों ने देखा होगा घर में अगर होम्योपैथिक दवा रख दें तो बच्चे पता चले कि एक एक डिब्बी खा जाते हैं पूरा। अब खा जाते हैं उसका मतलब क्या, वो उसमें जो मीठी गोली है उसकी वजह से वो खाते हैं। अगर ड्रग वही दे दिया जाए पीने के लिए तो वो कत्ते नहीं पी पाए बच्चे, ठीक है। तो ऐसे स्वीटनिंग एजेंट काम करती है और होम्योपैथिक मेडिकेशन में स्वीटनिंग एजेंट का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो मीठी गोली होती है उसमें क्या होता है, वो स्वीट ही होती है, उसके ऊपर से ड्रग या एपीआई को मिलाया जाता है और उसके बाद से उसको जो भी डोज होता है उसके बाद आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्वीटनिंग एजेंट। अब इस समय रिसेंटली ईयर में आयुर्वेदिक मेडिकेशन में भी स्वीटनिंग एजेंट का यूज किया जा रहा है बहुत ही ज्यादा, पहले नहीं हो पाता था, पहले इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसे ही होती थी जिसमें स्वीटनिंग एजेंट नहीं मिला होता तो हमें अलग से स्वीटनिंग एजेंट मिलाना पड़ता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा या अभी इस टाइम ही ओमिक्रॉन का दौरान चल रहा है और उसके बाद कोविड में आप लोगों ने देखा होगा, कोविड में क्या उस टाइम काढ़ा आप लोगों ने सुना होगा, काढ़ा बहुत लोगों ने पिया भी होगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है और इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है काढ़ा, ठीक है।
और मैं आप लोगों से कहूंगा कि अभी भी काढ़ा पीजिए आप लोग, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो कंडीशन चल रही है या जो भी कोविड का हमारे हमारे देश में चल रहा है, तो उससे काढ़ा हमारे लिए बहुत मददगार होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, काढ़ा अगर बनाया जाए तो उसको पीने में इतना टेस्टी होता था कि आदमी कभी पी ही नहीं पाता था। सोचिए, इतना टेस्टी होता था कि आदमी पी नहीं पाता था। ठीक है, इतना टेस्टी होता था, आप लोगों ने पिया होगा तो आप जानते होंगे कैसे काढ़ा होता था। उसका नाम ही है काढ़ा। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, अभी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के काढ़े भी मार्केट में आने लग गए हैं। काढ़ा बेसिकली किससे बनता था, अजवाइन, मुलेठी और क्या बोलते हैं, गिलोय, बहुत सारे जो होते हैं हर्ब्स होते हैं, उसको मिला के उससे काढ़ा बनाया जाता था। अब वो इतना ज्यादा तीखा कड़वा लगता था, यानी बीटर टेस्ट होता था उसका, कि बहुत लोग उसको एडमिनिस्टर नहीं कर पाते थे। बच्चे तो एडमिनिस्टर कर ही नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, तो उसके अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवरिंग एजेंट मिला के उसको क्या किया जाता है, मोर एलिगेंट बनाया जाता है या मोर अट्रैक्टिव बनाया जाता है और अपने एडमिनिस्ट्रेशन करने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, ये स्वीटनिंग एजेंट का भी होता है काम, अभी फ्लेवरिंग एजेंट भी उसमें डाले जाते हैं। तो ये हो गया स्वीटनिंग एजेंट। चलिए आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट में कौन कौन सा आता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज और सॉर्बिटोल। ये क्या है, नेचुरली अकरिंग स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट, सुक्रालोज, अस्पार्टेम, सैकेरिन, ये क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल कलरिंग सॉरी ये स्वीटनिंग एजेंट होगा। इसको गलती से कलरिंग लिख दिया गया है, इसको स्वीटनिंग आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। यूजेज एप्लीकेशन ऑफ द स्वीटनिंग एजेंट, यूजेज क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स मास्किंग द अनडिजायरेबल और बीटर टेस्ट, यानी कि स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है, बीटर टेस्ट को क्या कर सकता है, अनडिजायरेबल, जो भी अनडिजायरेबल बीटर टेस्ट होता है उसको मास्किंग करता है। और इंक्रीज कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, और जो कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर पहले तो आपने बिना हल्दी की दाल खिला दी, फिर बिना नमक का दाल खिला दिया, अब क्या करोगे, चीनी वाली दाल खिलाओगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चीनी वाला दाल नहीं खिलाएंगे। उसका भी एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। हलवा सुना होगा आप लोगों ने, हलवा, सभी लोगों को हलवा का नाम लेते ही सभी लोगों को लगता होगा हाँ मीठा लगता है हलवा, आप खाएंगे। अब मीठा हलवा जब तक नहीं होगा तब तक हलवा कैसे होगा? तो अगर उसमें स्वीटनिंग एजेंट अगर आप नहीं मिलाते हो तो कैसा लगेगा, आप एक बार फील कर लीजिएगा या एक बार ट्राई कर लीजिएगा बना के कैसा लगता है। ठीक है, ये सब होता है स्वीटनिंग एजेंट। चलिए ठीक है, यहां तक स्वीटनिंग एजेंट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रिजर्वेटिव के बारे में लिखने के लिए भी आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। प्रिजर्वेटिव आर द केमिकल एजेंट्स विच प्रिवेंट्स द प्रोडक्ट contamination or product decomposition by the action of any contaminant, environmental or biological। प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि हमारी ड्रग को यानी कि हमारे एपीआई को प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं बाय द इन्वायरमेंटल या बायोलॉजिकल सोर्सेज से। मान लीजिए प्रिजर्वेटिव यानी कि प्रिजर्वेटिव में सुरक्षा करने वाली जो भी हमारी एपीआई है उसको माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाएगा और उसके अलावा इन्वायरमेंटल से भी बचाएगा। अब देखते होंगे बहुत सारी कोटिंग्स ऐसी होती हैं टेबलेट्स पे कि जो क्या होती है, जिससे अगर मान लीजिए एक बूंद अगर पानी भी गिरा तो उससे क्या हो जाएगा, स्लिप आउट हो जाएगा वो, और हमारा फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बच सकता है। ठीक है, वैसे काम होता है प्रिजर्वेटिव का। ठीक है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बनाए जाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव इसलिए मिलाया जाता है जिसकी एक्सपायरी डेट जो होती है उसको लंबी कर दिया जाता है, प्रिजर्वेटिव मिला के उसको लंबी कर दिया जाता है। तो ये होते हैं प्रिजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, प्रिजर्वेटिव कॉमनली एड इन द फार्मास्यूटिकल एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट फॉर इनहेंसिंग देयर स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ। प्रिजर्वेटिव इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो क्या करता है, फूड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी एक्सपायरी डेट को बढ़ा देता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ऐसा काम होता है किसका, प्रिजर्वेटिव का। ये भी केमिकल चेंजेस कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसकी जो स्टेबिलिटी है और उसका सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देता है प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट, फेनोलिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम बेंजोएट आर हाईली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। जो फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उसमें है सोडियम बेंजोएट, बहुत ही ज्यादा प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है
antimicrobial agent. Preservative as a antimicrobial agent. That agent which prevent the contamination gram positive and gram negative and degradation by microbes is called the antimicrobial agent. एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव वो एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे ड्रग को प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ से, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, इन सभी चीजों से क्या करता है, प्रिवेंट करता है. दीज एजेंट आर एक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, और ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में भी एक्टिव होते हैं. इसका एग्जांपल आप लोग देखिए तो फेनोलिक कंपाउंड्स, पैराबेन्स, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, BHT और BHA. BHT का मतलब होता है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलिन. ठीक है, ब्यूटाइल यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन. इसको पूरा पढ़ेंगे, ब्यूटाइलिन बोलते हैं या ब्यूटाइलेटेड बोल देंगे आप, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन बोल देंगे, और इसको बोल देंगे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल. इसका फुल फॉर्म होगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. माइक्रोबायोस्टेटिक मतलब, अब देखिए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में दो पार्ट, माइक्रोबायोस्टेटिक और माइक्रोबायोसाइडल. आप लोग समझिएगा, माइक्रो मतलब माइक्रोब्स और बायोस्टेटिक मतलब उनकी ग्रोथ को रोकना. तो ये इस टाइप के एजेंट होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के मल्टीप्लीकेशन को क्या करते हैं, रोक देते हैं. ठीक है. मान लीजिए आपके अंदर कोई इंफेक्शन हो गया, तो उसमें क्या होता है, अगर माइक्रोबायोस्टिक होगा तो वो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को रोक देगा. अब उसकी ग्रोथ को रोक देगा तो यानी कि इंफेक्शन उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा. उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोस्टैटिक्स बोलेंगे. माइक्रोबायोसाइडल का मतलब होता है कि उसे किल कर दे, जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या करे, किल कर दे. अगर वो किल कर देगी तो भी आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी या आप उससे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करेगा. इस टाइप के प्रिजर्वेटिव होते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स, those agents which prevents the product's oxidation or degradation in the presence of molecular oxygen. Generally API is the more reactive towards the oxygen, so antioxidant are mixed with product and overcome the product reactivity. तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन से बचाता है. एंटीऑक्सीडेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन यानी कि डिग्रेडेशन होने से बचाते हैं. ठीक है. जो हमारा एपीआई होता है, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट होता है, वो बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है. ठीक है. अब उसकी रिएक्टिविटी को एंटीऑक्सीडेंट क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी कि खुद रिएक्ट कर लेगा और हमारा एपीआई क्या होगा, फ्रेश बच जाएगा. तो इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं. और इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टोकोफेरॉल्स, BHA, BHT, यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन. ये एग्जांपल आप लोग याद रखिए. चिलेटिंग एजेंट, those agent which forms the cyclic compounds or complexes with the pharmaceutical ingredients and prevents the degradation of the pharmaceutical preparation. ये इस टाइप के चिलेटिंग एजेंट ऐसे टाइप के एजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन कर लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमारा जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसको साथ चिलेटिंग कर लेंगे. साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको साथ चिलेटिंग कर लेंगे. उस पर कोई इसके केमिकल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, उसके साथ बस चिलेटिंग कर लेंगे और जब जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाएगा वहां से हट जाएंगे, वो अपना एक्शन शो कर देगा. जो भी हमारा ड्रग होगा वो एक्शन शो कर देगा. उसका एग्जाम्पल है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. इसका फुल फॉर्म है EDTA का, बहुत बार आता है ये टर्म्स, आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा. EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. पॉलीफॉस्फेट, ठीक है, ये होता है चिलेटिंग एजेंट का एग्जांपल. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नेचुरल प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव में था जो नेचुरली हो. विनेगर आप लोगों ने देखा, विनेगर कैसे काम करता है. आप लोग अचार, आप लोगों ने देखा होगा, अचार में विनेगर का यूज किया जाता है. वो उस तरह उस पर क्या करता है, अचार में बेसिकली काम क्या होता है, इसका फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम होता है. वो प्रिजर्वेटिव का तो काम होता है मेनली, फ्लेवरिंग एजेंट काम होता है हनी. और उसमें जो प्रिजर्वेटिव मेनली होता है, अचार में प्रिजर्वेटिव कौन होता है, मेनली ऑयल होता है. ऑयल और विनेगर दोनों प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं अचार में, और दोनों फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं. ठीक है. इसी प्रकार ड्रग में भी होता है, कई कई जगह पर विनेगर्स का यूज किया जाता है जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है. हनी तो अपने आप में ही प्रिजर्वेटिव है, आप लोगों को पता ही होगा. हनी प्रिजर्वेटिव एजेंट होती है. कैस्ट्रोल ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया और शुगर हो गया. शुगर सिंपल सिरप अपने आप में प्रिजर्वेटिव होता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं तो नीचे पॉइंट लिखा है, अभी आप लोगों को मैं इसको समझा देता हूं.
सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट और BHA BHT फिर से आ गए हैं, सिंथेटिक होता है। BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। अब तो याद होगा आप लोगों को, यानी BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएमीन एसिटिक एसिड, सॉरी इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। यहाँ पे नोट पॉइंट, सिंपल सिरप इज एक्ट एज अ सेल्फ प्रिजर्वेटिव। अभी आप लोगों को बताया सिंपल सिरप क्या होता है, सेल्फ प्रिजर्वेटिव होता है सिरप लिक्विड प्रिपरेशन। इसमें जो सुक्रोज की द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप 66.70 वेट बाय वेट होता है। ठीक है, जो सिंपल सिरप हमारा आईपी के द्वारा बनाया जाता है वो होता है 66.7% जो होती है कंसंट्रेशन सुक्रोज की होती है वेट बाय वेट में, जबकि अप्रोक्स 85% वेट बाय वॉल्यूम जो होता है अकॉर्डिंग टू यूएसपी। ठीक है, सुक्रोज वेट बाय वेट में अगर आईपी के द्वारा देखें तो 66.70 होता है और वेट बाय वॉल्यूम देखें तो अप्रोक्स 85% सुक्रोज मिला हुआ होता है, तब वो जाके सेल्फ प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। क्या प्रिजर्वेटिव इनहांसेस द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट सो इट मेंटेन द प्रोडक्ट एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो लंबे समय तक काम करता है, यानी लंबे समय उसकी एक्सपायरी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। इट प्रिवेंट्स द प्रोडक्ट बाय एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, इंक्रीज देयर रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ के अगेंस्ट, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ को बचाते हैं हमारी ड्रग के लिए। ठीक है, और उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज फॉर ओवरकमिंग देयर एक्टिविटी, प्रिजर्वेटिव इज आल्सो यूज्ड। इन्वायरमेंटल एक्टिविटी यानी कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविटी है, जैसे मॉइस्चर हो गया। अब क्या होता है, बहुत सारे ड्रग मॉइस्चर के कंटेंट में आने से खराब हो जाते हैं। अब पहले ऐसा होता था, लेकिन अब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कोटिंग टैबलेट्स आ रहे हैं। अब कोटिंग करने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं होता है, जिससे हमारा ड्रग जो होता है जल्दी खराब नहीं होता है। इसका इफेक्ट यानी कि इस तरह भी प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। इट आल्सो मिक्सेस विद द फूड प्रिजर्वेशन फॉर प्रिजर्वेशन विद देयर ऑक्सीडेशन। जो हमारा फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने के लिए आएगा, उसको आप कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखने के लिए आ गया कलरिंग एजेंट आ गया, मान लीजिए सपोज दैट आपको कलरिंग एजेंट लिखने के लिए आ गया, तो कलरिंग एजेंट में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कलरिंग एजेंट का। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ कलरिंग एजेंट। जो भी हमने पीछे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक लिखा है वो सभी फार्मास्यूटिकल एड के लिए सफिशिएंट है, आप अलग से किसी में नहीं लिखेंगे, नोट्स बढ़ाने के लिए आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप उस पॉइंट को कहीं भी कलरिंग एजेंट में या फ्लेवरिंग एजेंट में या स्वीटनिंग एजेंट में या प्रिजर्वेटिव में कहीं भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वही बता रहा था आपको पॉइंट कि उसका जो मेन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, मान लीजिए कलरिंग एजेंट में आता है, तो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद से आइडियल कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, उसके बाद से उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे और उसका यूजेज लिख देंगे, तो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिए परफेक्ट लिख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कम मार्क्स में आता है तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कोई लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उसको आप लिख देंगे, तो इसलिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा एग्जाम के बारे में हो सकता है आपका ऑनलाइन एग्जाम हो, तो हम उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको जल्दी उसका भी अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। तो चलिए, आज के लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसका नोट्स आप लोगों को हमारी वेबसाइट notescard.com पे मिल जाएगा। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया था, उसका भी नोट्स आप लोगों को notescard.com पे मिल जाएगा, वहां से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, तब तक के लिए चलते हैं फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।